हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि विद्यालयों में जो विद्यालय संचालन का प्रारंभिक विद्यालयों में जो विद्यालय संचालन का सबसे अहम पार्ट है वह है विद्यालय शिक्षा समिति। और विद्यालय शिक्षा समिति का पुनर्गठन भी होना है। तो विद्यालय शिक्षा समिति के पुनर्गठन को लेकर के इस वीडियो में बातचीत करूंगा कि विद्यालय में जो विद्यालय शिक्षा समिति यानी जो VSS है उसका पुनर्गठन कब होगा, कैसे होगा, और जो प्राथमिक विद्यालय हैं या मध्य विद्यालय हैं उनमें इसका पुनर्गठन होना है। तो जो भी प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में गए हैं उन सब को भी यह जानना जरूरी है, और जो मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए भी जरूरी है कि आपके विद्यालय में इसका पुनर्गठन कैसे और कब होगा। इसी पर पूरी बातचीत करने वाला हूं। तो वीडियो खास होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कब होगा। तो VSS का गठन जो है हम सभी जान रहे हैं कि इसका कार्यकाल जो होता है वह 3 वर्ष होता है। और यह 3 वर्ष जो है अधिकांश जिलों में विद्यालयों में यह पूरा हो गया है। और इसका जब टर्म पूरा हो जाता है 3 वर्ष का तो फिर से इसका पुनर्गठन करना है। अब पुनर्गठन कब आप करेंगे? तो पुनर्गठन के लिए आपके जिले से पत्र निकल गया होगा या निकलेगा, और उस पत्र के आलोक में प्रखंड से भी पत्र निकलेगा और उस पत्र में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। आमतौर पर संकुल के जो समन्वयक होंगे उनको इसका पर्यवेक्षक बनाया जाएगा और उन्हीं के देखरेख में नई शिक्षा समिति का पुनर्गठन आपको करना है। तो यह हर जिले में और ब्लॉक वाइज अलग अलग डेट हो सकता है, लेकिन पुनर्गठन अभी ही होगा क्योंकि अधिकांश जगहों पर टर्म पूरा हुए 4 माह, 6 माह, 8 माह हो चुका है। तो हम लोग जान गए कि जिले से आदेश निकलेगा। आप जानकारी ले लेंगे कि आपके जिले से कब पत्र निकल रहा है या निकला है। प्रखंड से पत्र निकलेगा और उसके आलोक में जो डेट तय होगा उस डेट पर, या बहुत सारे प्रखंड से निकला है कि आप अपने अनुसार जो भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं वह डेट निर्धारित करके इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। तो ये चीज़ हम लोग जान लिए। अब है कि यह कैसे होगा, तो इसके नियम को हम लोग जानते हैं पहले। तो ये जो आप देख रहे हैं यह फॉर्मेट है। इस विद्यालय शिक्षा समिति को माता समिति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पहले एक आपको आम सभा की बैठक बुलानी होती है विद्यालय में। और विद्यालय में आम सभा की जो बैठक आप बुलाएंगे, जिसके लिए आप इस चुनाव के तिथि से पूर्व अपने पोषक क्षेत्र में आप इसकी सूचना देंगे। और जो बच्चे नामांकित हैं उन बच्चों के माता पिता इसमें भाग लेंगे और सदस्य चुनेंगे। और सदस्य जो चुने जाएंगे तो इसमें 18 सदस्य होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसमें कुछ कम भी हो सकते हैं। जैसे पहले हम लोग कौन कौन सदस्य होंगे उसको जान लेते हैं, फिर उसका क्या नियम है और इसमें सचिव का जो है चुनाव कैसे होगा, इन सब पर भी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले सदस्य के रूप में वार्ड सदस्य होंगे जो पदेना अध्यक्ष होते हैं। इसका किसी प्रकार से आपको चुनाव नहीं करना है। जो भी आपके विद्यालय के क्षेत्र में जिस वार्ड में आपका विद्यालय है उसके जो वार्ड सदस्य हैं वह जो है अध्यक्ष होते हैं। तो ये अध्यक्ष होंगे। उसके बाद जो भी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वे विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में रहेंगे पदेना। उसके बाद विद्यालय के वरीय शिक्षक जो होंगे वे भी एक सदस्य के रूप में इसमें रहेंगे। अब आता है कोटि वाइज। तो पिछड़ा वर्ग से 2 सदस्य इसमें चुने जाएंगे। ये 2 सदस्य जो होंगे वे होंगे जिनके बच्चे आपके विद्यालय में नामांकित होंगे।
फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 2 सदस्य चुने जाएंगे, अनुसूचित जाति जनजाति से भी 2 सदस्य चुने जाएंगे, सामान्य कोटि से 2 सदस्य चुने जाएंगे। उसके बाद यदि कोई बच्चा निःशक्त आपके विद्यालय में पढ़ता है तो उसकी माता भी इसमें सदस्य होगी। उसके बाद जीविका का यदि है, वहाँ पर कोई जीविका के जो अध्यक्ष हैं या मेंबर हैं जिनके बच्चे नामांकित यदि हैं तो उसमें सदस्य चुने जाएंगे। बाल संसद का निर्माण हुआ होगा तो बाल संसद से भी इसमें रहेंगे सदस्य। प्राथमिक में मीना मंच नहीं होगा लेकिन मध्य विद्यालयों में मीना मंच से भी सदस्य रहेंगे। जो भूमिदाता होंगे या भूमिदाता किसी को अपना नामित प्रतिनिधि बनाएंगे वो भी एक सदस्य रहेंगे। और जो संकुल के संचालक समन्वयक होंगे वो भी जो है इसमें सदस्य के रूप में रहेंगे। अब बात आती है कि क्या 18 सदस्य होने जरूरी हैं? तो नहीं। अब मान लीजिए किसी पोषक क्षेत्र में सिर्फ पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति हो, सामान्य के कोई नहीं हो तो ये दोनों पद रिक्त रहेंगे। किसी क्षेत्र में मान लीजिए सामान्य के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग के नहीं है तो यह जो है खाली रहेगा। यानी जिस कोटि के लोग वहाँ हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, ये भी जरूरी है, तभी सदस्य चुने जाएंगे। अब ये सदस्य चुनेंगे कौन? तो जितने भी बच्चे नामांकित हैं उनके जो माता पिता उस दिन आम सभा में उपस्थित रहेंगे वे इस चुनाव में भाग लेने के हकदार होंगे। तो इस तरह से पहले आम सभा आप बुलाएंगे और उसमें जो आम सभा में माता पिता होंगे वे अपने में से सभी कोटि से 2-2 सदस्य माताओं को चुनेंगे। उसके बाद एक ये फॉर्मेट होगा जिसमें आपको अध्यक्ष जो वार्ड सदस्य होंगे उनका नाम, वार्ड संख्या, सचिव जिनको चुना जाएगा। अब सचिव किनको चुना जाएगा? तो इन्हीं सदस्य में से, यानी आपको जो पिछड़ा वर्ग के 2 हो गए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2 हो गए, अनुसूचित जाति से 2 हो गए, सामान्य से 2 हो गए, निःशक्त से 1 हो गए, जीविका से 2 हो गए। इन्हीं में से कोई एक को सचिव चुना जाएगा। और सचिव चुनेंगे कौन? तो सचिव ये सदस्य जो बनेंगे वही चुनेंगे। यानी सदस्य चुनेंगे जो भी गार्जियन हैं जिनके बच्चे नामांकित हैं वे चुनेंगे, लेकिन सचिव माता पिता नहीं चुनेंगे। उनमें से जो सदस्य चुने गए रहेंगे वे सचिव को चुनेंगे। अब कैसे चुनेंगे? तो वह वहाँ के स्थिति पर डिपेंड करता है कि यदि सर्वसम्मति से किसी भी एक को इन में से किसी भी एक को लोग सर्वसम्मति से मान लें तो ऐसे भी हो जाएगा, या बहुमत के आधार पर होगा। अगर बहुत वैसी स्थिति आती है तो चुनाव भी कराना पड़ता है। तो या तो सर्वसम्मति से हो जाए, बहुमत से हो जाए, या फिर आपको चुनाव भी कराने पड़े। इन तीनों प्रकार से, यानी निर्विरोध कोई हो जाए, या फिर बहुमत के आधार पर हो जिनके साथ अधिक बहुमत हो, या फिर चुनाव कराने की स्थिति हो। जैसी भी स्थिति के अनुसार आपको इन सदस्यों के द्वारा सचिव चुने जाएंगे। तो इस फॉर्मेट में अध्यक्ष का हो गया, सचिव का हो गया, पर्यवेक्षक का हो गया, उसके बाद बीओ का हो गया, ये सब लिख करके, और इसमें विद्यालय का नाम, गठन का दिनांक, कितने बजे हुआ, ये सब संकुल समन्वयक जो रहेंगे पर्यवेक्षक के रूप में उनका सिग्नेचर मुहर होगा। और यही फॉर्मेट प्रोसीडिंग रजिस्टर के साथ लगा करके प्रखंड शिक्षा कार्यालय में जाएगा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस विद्यालय शिक्षा समिति को निबंधित किया जाएगा। और निबंधन के बाद विद्यालय शिक्षा समिति कार्य करेगी और वहीं विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव और प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक मिलकर विद्यालय के हर प्रकार के गतिविधियों का संचालन करते हैं। अब यदि नियमावली की बात कर लें आप, तो वही जो मैंने बताया कि यह जो नियमावली 2013 है इसमें जो बताया गया है कि समिति के सदस्यों की संख्या 17 होगी, क्योंकि एक जो आमंत्रित सदस्य हैं वह जो है पर्यवेक्षक की भूमिका में रहेंगे, तो 17 सदस्य होंगे। लेकिन इसमें यदि किसी कोटि के
लोग नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वह खाली रहेगा। तो 17 हो सकता है, 15, 10, 8 ऐसे हो सकता है। उसके बाद इसमें जो पहले भी हमने बताया कि जो वार्ड सदस्य होंगे वे पदेना अध्यक्ष होंगे। इसमें किसी प्रकार का चुनाव इत्यादि नहीं होना है, जो भी वार्ड होंगे वही अध्यक्ष होंगे। फिर प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एक रहेंगे मेंबर। फिर छात्र छात्राओं की माताएं, जो माताएं होंगी चयनित सदस्य, वह 9 होंगी, क्योंकि इसमें पिछड़ा वर्ग से 2, अति पिछड़ा वर्ग से 2, अनुसूचित जाति से 2, सामान्य से 2 और निःशक्त बच्चों की माता 1। इस प्रकार ये 9 सभी कोटि से माताएं रहेंगी, इसीलिए इसको माता समिति का भी नाम दिया जाता है। उसके बाद जीविका के ग्राम संगठन महिला समाख्या की महिला समूह के अध्यक्ष या प्रधान 2 सदस्य होंगे, लेकिन यदि इनके बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं तो ये नहीं भी हो सकते हैं। फिर छात्र प्रतिनिधि होंगे, जैसे मीना मंच से 1, बाल संसद से 1। तो प्राथमिक में मीना मंच नहीं है तो सिर्फ बाल संसद का होगा, और मिडिल स्कूल में दोनों से होगा, लेकिन इन्हें सचिव चुनने में मत देने का अधिकार नहीं होगा। फिर विद्यालय के वरीयतम शिक्षक जो होंगे वह 1 होंगे, भूमिदाता जो होंगे वे 1 होंगे, और इस तरह से ये सदस्य चुने जाएंगे और इन्हीं सदस्यों में से सचिव का चयन किया जाएगा। तो इस तरह से इसमें नियम ये भी होता है कि वैसे बच्चों की माताएं ही सदस्य बनेंगी जिनके बच्चे की उपस्थिति 50% से अधिक हो, लेकिन वर्ग 1 की बच्चे की माता कोई बन रही है तो उसमें यह शिथिल किया गया है। तो इस तरह से उपस्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है, और इसकी सूचना पहले दे दी जाती है। आम सभा की बैठक बुलाई जाती है और उसमें बहुमत या सर्वसम्मति से सचिव का चयन किया जाता है। उसके बाद इसको निबंधन के लिए भेजा जाता है और उसके बाद यह विद्यालय शिक्षा समिति कार्य करना शुरू करेगी। अब है इसकी प्रोसीडिंग, तो इसके लिए आप एक रजिस्टर तैयार करेंगे, उसमें बैठक संख्या 1 लिखेंगे, फिर उसमें एक और लिखेंगे, दो आप इसमें लिखेंगे प्रोसीडिंग। पहले प्रोसीडिंग में आप आम सभा की बैठक को लिखेंगे और उसमें सदस्य चुनेंगे, और दूसरे में आप उन्हीं सदस्यों में से सचिव को जो चुन रहे हैं, चुनाव हो रहा है, उसकी प्रोसीडिंग लिखेंगे। और इन 2 प्रोसीडिंग को लिखकर, और जो ऊपर हमने फॉर्मेट देखा, इस फॉर्मेट को लगा करके निबंधन के लिए आप भेजेंगे। तो प्रोसीडिंग 2 होगी, एक सदस्य चुनने के लिए और उसकी प्रोसीडिंग ऊपर लिख दी जाएगी। जो भी हर कोटि से बनेंगे सदस्य उनका नाम होगा, और नीचे में जो चुनने में भाग लेने वाले माता पिता हैं उनका नाम होगा, और बाकी जो है दूसरे में उन सदस्यों में से जो सचिव चुने जाएंगे उसकी प्रोसीडिंग लिखकर, और इस तरह से यह विद्यालय शिक्षा समिति का चुनाव जो है संपन्न कराया जाएगा। तो इस तरह से आप यह काम जब भी आपके यहाँ निर्देश निकले, पत्र निकले, उस आलोक में कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विद्यालय का संचालन सही तरीके से चल सके। आगे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत, शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।